हाय गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यूर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। और अब मॉडर्न इंडिया की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857। और पूरी मॉडर्न इंडिया हम इसमें कवर करने वाले हैं और आपको करंट भी डे बाय डे हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी जीएस एजुकेशन। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौती मिली। इसमें अनेक सैनिक उपद्रव और स्थानीय बगावतें शामिल थी। इस समय के अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक असंतोष और व्यक्तिगत शिकायतों के कारण थे। जहां एक और अंग्रेजी प्रशासन और विस्थापित शासकों और सामंतों ने अपनी प्रजा अथवा सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया, वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का संतोष उनकी भू राजस्व नीति के कारण था, जिसमें बिचौलियों ने आदिवासियों तक का शोषण कर लिया था। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्गों को पूर्वाभास हो चुका था। इसलिए कभी किनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस अशांत आकाश में कभी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह के पीछे ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इतने बड़ा उग्र रूप में यह आंदोलन चला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद थे इसके कारणों को लेकर। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतें और चर्बी युक्त कारतूसों को मानते हैं, परंतु आधुनिक खोजों ने यह बात करीब करीब सिद्ध कर दी है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी कारतूसों मात्र एक कारण हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकते। इसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमियाँ थी जो साथ साथ चल रही थी। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेजली की सहायक संधि को विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपने व्यापक नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। यह सब एक कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था। डलहौजी ने तंजौर, कर्नाटक के नवाब को राजकीय उपाधि जब्त कर ली। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना और सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि सी परंपराओं को डलहौजी ने समाप्त कर दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया गया। मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। और 1954 में इनाम कमीशन का गठन हुआ, जो राजनीतिक कारण हो सकते हैं एक इतने बड़े विद्रोह को उजागर करने के लिए। आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेज साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक शोषण और उसके परंपरागत आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र बना दिया। ब्रिटिश भू और भू राजस्व नीतियाँ, कानून और प्रशासन की प्रणालियों ने अपनी बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों की भूमि को उनके अधिकार से अलग कर दिया। जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न और उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया और परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका बनी। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति जिससे उद्योग धंधे नष्ट हुए, अकाल और बाढ़ की निरंतरता बढ़ी, बोराजस पद्धतियाँ और धन निष्क्रमण का प्रारंभिक स्वरूप, ये सब आर्थिक कारण थे जिसके कारण से 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई थी, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं
सरकार द्वारा प्रदान 1856 के रिलीजियस डिसेबिलिटी द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और साथ ही उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति मिल गई। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैंगल्स ने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसाई मसीह की विजय पताका की एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। अब प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लग जाना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। सामाजिक और धार्मिक कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण था नस्लीय भेदभाव नहीं पहुंच सकता था। परंपरागत भारतीय कुप्रथाओं को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की सुविधा प्रदान की गई। 1850 का लेक्स लॉकी कानून और आवश्यक सेवा अधिनियम द्वारा समुद्री पार यात्राओं का अनिवार्य बनाया जाना, जिसको प्राचीन काल में एक कुप्रथा के रूप में देखा गया था। ये सभी कारण थे 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। इसमें पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यूनतम मात्रा और भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना और समुद्री पारीय भत्ता न दिया जाना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। भारतीय सैनिकों में जातिक होने की आशंका थी। भारतीय सैनिकों के वेतन अन्य यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बेहद कम थे। भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक चिन्हों का निषेध था। 1856 का डाकघर अधिनियम, ऐसे अनेक सैनिक कारण थे जिनकी वजह से यह विद्रोह चला। इन सभी कारणों के साथ साथ प्रशासनिक कारण भी थे जो 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ समझा गया। कंपनी की बुराजत्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजातीय वर्ग को निर्दय बना दिया। बम्बई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब 2000 जागीरों को जब्त कर लिया। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था और फिर महलवारी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्कर में फंस गए। इन सभी के साथ साथ व्याप्त भ्रष्टाचार, पुलिस और न्यायालय तथा अधीनस्थ अदालतों में यूरोपीय लोगों की श्रेष्ठता भी प्रशासनिक कारण थे। तात्कालिक कारणों में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 का विद्रोह के तात्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, कैनिंग की दो घोषणाओं ने आग में घी डालने का काम किया। कैनिंग की दो घोषणाएं थी, सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों से सेवाएं करना अनिवार्य किया गया, जिससे वे अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। सैनिकों को ऐसे कारतूसों के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने 1857 के सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन गैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस योजनाओं के द्वारा यह विद्रोह चला, इसका प्रसार किस किस जगह पर हुआ और इसकी विफलताओं के पीछे क्या कारण थे, इसका स्वरूप और इसका परिणाम क्या रहा, हम ये जानेंगे। और इससे भारत ने क्या प्राप्त करा 1857 के विद्रोह से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।